आप बताइए हाँ। कितने मिनट में आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते थे, कितने मिनट बच जाते थे? और जो ये मैं तरीका बताता था आपको कि 2 राउंड या 3 राउंड मारना ही मारना है, क्या वो कहीं न कहीं कारगर साबित हुआ या उसका फ़ायदा हुआ या नहीं बताइए? मतलब घंटों के हिसाब से हाँ। पढ़ाई करना बेहतर है या टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करना बेहतर है? किस चीज़ को टेस्ट किस तरीके से कौन से टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा बेहतर है और उसको एनालाइज़ कैसे करें? भैया टेस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पे? करना है। अगर आप 1-2 टेस्ट कम भी लगाएँगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप 2-3 चैप्टर रिवीजन कर लेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा मिल ये सकता है। कि तो आप ये बताइए मॉक टेस्ट आप मोबाइल पे देते थे या लैपटॉप पे देते थे? पढ़ तो पूरा हमने पढ़ा पूरा है, आता भी हाँ, पूरा है और रिवाइज़ हाँ, भी पूरा है। हाँ, फिर भी एग्ज़ाम में पैर काँप जाते हैं। जो ये हाँ, बच्चे हाँ, बोलते हैं कि भैया कोर्स लेने से या किताबें लेने से क्या होगा? रेलवे के एग्ज़ाम तो होते नहीं हैं, इतना लेट होगा, नहीं होगा, कुछ होगा। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और जो अरे देखो, आपको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ इन बच्चों को। आप देखिए ना, किताबों की मेरे पास खुद इतनी लाइन है और यहाँ सिर्फ इतनी सैंपल है हाँ, ये। हाँ, और वो ना इधर देखो इतनी किताबें इधर रखी हुई हैं, किताबों की इतनी लाइन लगी है। हम कभी लालच नहीं करते, अपने बच्चों को भी यही बोलते लालच हैं कि नहीं आप करते। लोग किताबों का लालच ना करें। अदरवाइज आप अपना वो खो दोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। अभी 8th पे तो सोचा कमीशन भी नहीं आने था। वाला है। 8th वो पे तो है। कमीशन आने वाला आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कहानी सुना है सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। हाँ, हाँ, हमारे इतने जेन्युइन रिव्यू हैं एप्लीकेशन पे हाँ, कि हाँ, बच्चे उनको फेक बोलते हैं कि वो रिव्यूज फेक है। इसी तरीके से अब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, कल को मैं महेश का करूंगा, उसके बाद में संजीव का करूंगा, शांतनु पोल का करूंगा, तो बच्चे बोलेंगे हाँ, कि ये हाँ। लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इसके बारे में आप किस तरीके से आप अपना बचाव कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं कि कहीं मैंने आपसे कहा तो नहीं है कि भैया मेरे बारे में नहीं, बोल दो, नहीं। या आपने सच में फॉलो किया है या आप सिर्फ झूठी झूठी भगाड़ रहे हो यहाँ पे? ये बात जरूर से जरूर बताना ये क्योंकि बच्चों का क्वेश्चंस रहता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से तुम पे या मुझ पे किसी तरीके का कोई हाँ, दाग लगे, क्योंकि बच्चे भाई अगर तुमने रियल में फॉलो किया है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। और अगर भैया बराबर। आप मेरे कहने से कह रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप मत बोलना प्लीज, क्योंकि बच्चों को मिसगाइड करना बहुत ही गलत चीज होती है। तो आप जरूर से जरूर बताएं। नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं कहा है भैया। ये भी जो रिव्यू जो भी है, वो मेरे खुद के जेन्युइन है। जो मुझे वैसा फ़ायदा हुआ है, मैं आपको बताया हूँ। आपने तो मुझे कुछ नहीं बोला, आपने सिर्फ़ मुझे बोला कि हमको इंटरव्यू करना है। जो भी आपको सिचुएशन आपके सामने आई है, जो जिसकी तरह से आपने सिलेक्शन लिया, वो बातें शेयर करनी है और आप वे बोले भी थे कि जो भी होगा वो जेन्युइन बोलना है। मैं आपको कुछ बताऊँगा नहीं, वैसा भी आप बोले थे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेरा खुद का ही कहा हुआ है। आपने मुझे कुछ नहीं बोला है। अब इस वीडियो के बाद जो बच्चों के कमेंट्स आएंगे कि हाँ, ये हाँ। पेड रिव्यू था, ऐसा रिव्यू था, तो क्या आप उनको डिफेम करने के लिए, वैसे आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टाइम तो चाहूंगा नहीं है। कि उनके जो हाँ, हाँ। क्वेश्चंस होंगे क्या उनके अगली बार आप जवाब देने के लिए रेडी हैं? हाँ, जवाब तो देने के लिए मैं रेडी हूँ। ये मुझे इसके लिए कुछ पैसा-वैसा तो कुछ नहीं मिला है। ये मैं मुझे फ़ायदा हुआ है, इसके लिए मैं इंटरव्यू ये दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि क्योंकि कुछ बच्चों को विश्वास ही नहीं होता है हाँ, रियल वो में। तो अच्छा चलो, आपने मैं भैया सिलेक्शन लिया, आपको आप एक बात बोल दूँ, जिनको विश्वास नहीं होगा, उनको लाइफ़ टाइम विश्वास ही नहीं होगा। जिनको ट्रस्ट करना है, वो लोग कर लेंगे, लेकिन जिनको ट्रस्ट नहीं होगा, वो लाइफ़ टाइम ऐसे चिल्लाते ही रहेंगे। तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि आप भी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ये आपके वजह से अगर 10-12 लड़कों का भी और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है, आपके लिए वो ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा, ना कि वो ज़्यादा लड़कों पर ध्यान नहीं देना हो जाएगा। वो तो आपने देखा ही होगा जिस तरीके से आप एप्लीकेशन पे रिव्यू डाले हैं,
हाँ, इसी हाँ। तरीके से हजारों बच्चों के रिव्यूज हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनको पता है कि इस टारगेट की वैल्यू क्या है, और मतलब जिन्होंने वैल्यू नहीं क्या है की है उनको उनको पता पता है। ही नहीं है। वो तो लाइफ टाइम बोलते ही रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम आपके लिए रख रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप बताइए कि घंटों के हिसाब से पढ़ाई करें या आप एक टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर है? मतलब घंटों के हिसाब से पढ़ाई करना बेहतर है या टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करना बेहतर है? किस चीज को आप बेहतर समझते हैं? मैं आपको बताऊँ भैया, मैं ना घंटों के हिसाब से पढ़ा हूँ, ना ही टारगेट के हिसाब से। मैं अपने दिल के हिसाब से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा जितना मन करेगा, मैं उतना पढ़ता जाऊँगा। लेकिन मैं पढ़ते टाइम ऐसा करता था, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सारा सारा जो दिमाग है, वो सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर रहता था, ना कि इधर-उधर की चीज़ें देखने में। मैं अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए, ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। डेली का मैं 6 से 7 घंटा पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 5 से 7 घंटा ज़्यादा, इतना ही पढ़ता था। लेकिन वो सब जो जब भी पढ़ता था, वो दिल से पढ़ता था। लेकिन जब पढ़ूँगा, तो सारा जो मेरा ध्यान है, वो सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर रहेगा, ना कि मैं इधर की बात सुनूँगा, ना उधर की बात सुनूँगा। तो ज़्यादा पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। आप अपने दिल के हिसाब से पढ़ें, जितना आपसे पढ़ा जाएगा, उतना ही पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो पढ़ने से कोई ध्यान में भी रहने वाला है। ठीक, बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब इनका, चेतक जी का ये है कि अपने दिल से पढ़ो, और जब दिल ना हाँ, करे तो नींद आ रही है तो पहले नींद ले लो, फिर नींद उसके ले लो, बाद पढ़ो, पढ़ाई से कुछ लेकिन हाँ, दिल से अगर पढ़ो आपको जितने टाइम भी पढ़ना है। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस दिन आप छुट्टी कर लो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, और लेकिन जिस दिन आप पढ़ोगे, उस दिन आपको दिल से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, इधर-उधर की बातें नहीं सोचनी ज़्यादा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो घंटों से नहीं पढ़ना है, कोई टारगेट से नहीं पढ़ना है, आपको टारगेट अपने से नहीं, दिल से पढ़ना है, लेकिन दिल से दिमाग में पढ़ना रखना है है, कि जो दिमाग में रखना सामने है। टारगेट दिया गया है, टारगेट है, वो उतने दिन में कंप्लीट होना चाहिए। बस चाहे हाँ, तुम आज 1 घंटा पढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरा फ़र्क नहीं, टारगेट अगर लेकिन 1 हफ्ते का हाँ, है, टारगेट 5 दिन हाँ, का है, तो वो अचीव टा होना चाहिए। हाँ, टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, तो फिर मैं एक दिन 12 घंटे ही पढ़ लूँगा, एक दिन 13 घंटे ही पढ़ लूँगा, लेकिन टारगेट मेरे को कंप्लीट होना है। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लेट नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग में उठने वाले हो? नहीं, नहीं, मैं मॉर्निंग में उठने वाला भी नहीं हूँ, लेट नाइट भी नहीं हूँ। मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और 5-6 बजे तक पढ़ता था। तो मैं जो जनरल शिप आप उसे कह सकते हैं, जो जनरल शिप होती है, उसमें पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग में भी नहीं पढ़ता था और ज़्यादा नाइट में भी नहीं पढ़ता था। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, जब मेरा टारगेट अगर इनकम्प्लीट है, तो मैं एक आध दिन नाइट में पढ़ लेता था, एक आध दिन मॉर्निंग में पढ़ लेता था, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जनरल शिप में ही पढ़ा हूँ, 9 से 6, अच्छा, 5-6 बजे तक। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुमने तो शेड्यूल अच्छा कर रखा है, लेकिन जो शेड्यूल आपके अच्छा था। सामने इंसान बैठा है, उसने कभी, मतलब मैं लेट नाइट पर्सन हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाँ। रात-रात भर आप लोगों के वो साथ तो टारगेट। सबका सबका अपना-अपना कांसेप्ट रहता है हाँ, भैया। तो हाँ, वो यहाँ पे मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करें। हाँ, ये वो ना आपके देखें ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा पढ़ना है। अगर कि आपको सुबह जल्दी ज़्यादा अच्छा दिमाग में रहता है, तो आप सुबह ज़्यादा पढ़ सकते हैं। नाइट में याद आता है, तो आप नाइट में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्या सुबह 4 बजे उठ के भी कभी पढ़ाई की? नहीं, वो नहीं किया है, सुबह 4 बजे नहीं किया है। लेट नाइट किया हूँ, लेकिन सुबह-सुबह कभी पढ़ाई नहीं की है। तो देखो, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ खुद भी। हाँ, मैंने हाँ। आज तक कभी भी, मेरा मानना ये है कि सुबह 5 बजे तक पढ़ लूँगा मैं, लेकिन सुबह हाँ, हाँ। 5 बजे उठ के नहीं पढ़ा जाता मेरे से भी। ये मैं मेरी मैं भी नहीं कमज़ोरी पढ़ है सकता हूँ। कि आप मेरे लेकिन को मैं रात में एक बात बैठा बता दूँ दीजिए, भैया। हाँ, हाँ, हाँ। आप मेरे को रात में बैठा दीजिए, सुबह हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह को उठ के पढ़ने को बोलोगे तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको जैसा उचित लगे, आप वैसे उचित पढ़ाई लगे, करें, हाँ। किसी के कहने से ना। और दूसरी कहने से चीज़, ना दी दिन में कम से कम, मैं मेरा मानना यह है कि अगर आप लेट नाइट पर्सन हैं, तो दिन में 1 से 2 घंटे की नींद ले लीजिए, जिससे कि ले रात को लीजिए, आपके दिमाग में ये रहे कि यार तू दिन में सोया है, तो रात में तुम पढ़ सको। रात में ये पढ़ मेरी सकते हो, पर्सनल बराबर। स्ट्रेटजी है, मैं भी ऐसे ही सोता हूँ बराबर, कि दिन में 1 आध घंटे बराबर। सो जाता हूँ, जिससे कि मेरे पूरी रात मेरी सेफ हो जाती है, और मेरे दिमाग में रहता है कि दिन में भी सोया था, अब रात में भी तुझे जल्दी से सोना है, तो कहीं न कहीं मुझे सोने नहीं देता है मेरा दिमाग खुद से। अच्छा, वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप मेरे को बताइए। आ, जीके जीएस हो गया, सब हो गया। नेक्स्ट चीज, एग्जाम से पहले जो 1-2 महीने होते हैं,
हाँ, हाँ, हाँ। मतलब डेट आने के बाद का टाइम हाँ, हाँ, हाँ। और डेट से पहले का टाइम, हाँ, हाँ। इन दोनों की पढ़ाई में कुछ डिफरेंस है आपकी? मतलब जैसा ऐसा होता है ना कि जैसे ही एग्जाम की डेट आई, तो हाँ, एग्जाम हाँ। की डेट आते ही हम लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो एक तो बराबर। बरसाती मेंढक है, जो उसी समय हाँ, एक्टिव होते हैं, उसी समय एक्टिव होंगे, बराबर। ठीक। और एक वो है जो एक्टिव पहले से थे, 5-6 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 8-10 घंटे कर लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी में इंक्लूड लाई करते हैं, या किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, या आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम की डेट आई नहीं आई, क्या है? मैंने तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। मैं पहले जितना पढ़ता था, एग्ज़ाम से पहले जितना पढ़ता था, एग्ज़ाम के बाद भी उतना ही पढ़ता था। लेकिन एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ही मैं ज़्यादा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ा लेता था। तो मैं ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि एग्ज़ाम की डेट आने के बाद ज़्यादा समय बढ़ा लूँ। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मेरा तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट था। इसकी वज़ह से मैं मुझे सिर्फ रिविज़न ही करना था। तो जैसे मैं एग्ज़ाम के पहले पढ़ता था, उतना ही एग्ज़ाम के बाद पढ़ा हूँ और सिर्फ 10-15 दिन पहले ही मैं 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ। ज़्यादा दिमाग में इतना लोड लिया नहीं हूँ। क्योंकि जब जिस बंदे का पहले से सिलेबस कंप्लीट है 4-4 बार, तो हाँ, उसको सिलेबस लोड में लेने की देखा, क्या ही आवश्यकता है? लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उस क्वेश्चन को भी लूंगा मैं कि क्वेश्चन देखो आया था लेकिन फिर चला गया, दिमाग में नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यहां से ले लेता हूं मैं, ठीक। नोट्स कैसे बनाएं इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बताइए टेस्ट कहाँ लगाएं, और टेस्ट किस तरीके से, कौन से टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा बेहतर है, और उसको एनालाइज कैसे करें? हाँ, तो सबसे पहले जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने चाहिए। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करोगे, तो सबसे पहले 2-3 टेस्ट प्रीवियस ईयर उसके देख लो कि कैसा सिलेबस है, कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं और फिर अपना टारगेट स्टार्ट करो। फिर 2-3 महीने होने के बाद आप एक-एक टेस्ट लगाया करो, उसमें से प्रीवियस ईयर भी हो या आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो टेस्ट आप अ, आधा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप रेगुलरली टेस्ट लगा सकते हो। तो टेस्ट तो मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे और आपके एप्लीकेशन से वीआईपी गुरुजी आपका एप्लीकेशन था, आपके एप्लीकेशन से भी टेस्ट लगाए थे और एक अपना प्लेटफ़ॉर्म का एप्लीकेशन आता है, उससे टेस्ट लगाए। तो 3-4 जगह से मैंने टेस्ट लगाए थे, लेकिन ज़्यादा टेस्ट मैंने आपके एप्लीकेशन से और टेक्स्ट बुक से लगाए। और हाँ, उसका टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भैया टेस्ट का एनालिसिस करना है। और जो ये अभी टाइम है बचा है ग्रुप डी के लड़कों के लिए, उनका जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, तो ये उनके लिए टाइम देने का है और जो अपना कुछ टेस्ट में कुछ छूट रहा है, उसका एनालिसिस करने का है और जो अभी उनका क्वेश्चन वो गलत कर रहे हैं, उनको ठीक करने का टाइम है। तो टेस्ट में टेक्स्ट बुक से ही दिया था ज़्यादा, टेक्स्ट बुक और आपके ठीक। एप्लीकेशन से। अच्छा, तो जो अपनी एप्लीकेशन देखो, टेक्स्ट बुक पे तो मैं खुद लगवाता था आपसे टेस्ट, हाँ, निश्चित तौर से हाँ, मैंने खुद बताया कि आज ये बराबर। टेस्ट लगाओ, अपनी एप्लीकेशन पे भी लगवाता हूँ। हाँ, तो लाइव टेस्ट, लाइव अपनी टेस्ट। जो अपनी जो एप्लीकेशन पे टेस्ट हैं, वो किस तरीके हाँ, से कारगर साबित हो रहे हैं बच्चों के लिए, या क्या यूजफुल है वो टेस्ट, जिस तरीके से वो अपने एनसीईआरटी के एग्ज़ाम टेस्ट? के हाँ, अपने एप्लीकेशन के जो टेस्ट थे, वो डिट्टो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपने दिए थे उससे। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल थे। टेक्स्ट बुक के टेस्ट भी ज़्यादा हेल्पफुल थे, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने ज़्यादा हायर कर दिया था। लेकिन टेक्स्ट बुक के टेस्ट रहते ही है, एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड से वो ज़्यादा हाई लेते हैं, लेकिन आपके टेस्ट अच्छे थे बहुत। तो आपके टेस्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट हम लोग डलवाते हैं, हाँ, हम लोग एग्ज़ाम फालतू की। एग्ज़ाम ज़्यादा फालतू की बातें टेस्ट में ज़्यादा नहीं थी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब क्वेश्चन थे और उनका सॉल्यूशन एक से बढ़कर एक लाजवाब था। आप अगर टेस्ट नहीं भी पूरा अटेम्प्ट किए, तो उसकी सॉल्यूशन लड़कों को कहूँगा कि उसकी सॉल्यूशन अगर आप देख लिया करें, उससे भी आपका टारगेट डे का रिवीजन हो जाएगा। मुझे ऐसा जेन्युइनली बिल्कुल। लगता है। अच्छा, ये और हाँ, बताओ कि टारगेट टारगेट की बातें चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये टारगेट क्या है, टारगेट मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में लूंगा, अभी लास्ट में लेंगे इसको कंप्लीट, पूरा बस खत्म हाँ, होने हाँ, वाला है। टारगेट के बारे में बाद में बात करेंगे कि हमें आखिरकार ये टारगेट है क्या। एक बात बताइए, जो टारगेट डे टेस्ट लगाते हैं, या उसका जो हाँ, हाँ। प्रेशर होता है, कहीं ना वो कहीं वो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, या उससे नई एनर्जी रहती है कि यार 3 दिन बाद मेरा टेस्ट है, बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स गेन करना है, या उसका कोई महत्व नहीं है? क्योंकि कुछ लड़के क्या है कि टेस्ट नहीं लगाते टारगेट के। नहीं, टेस्ट का ज़्यादा ही महत्व है और टारगेट का कंप्लीट करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो एक लड़के को और प्रेशर रहना चाहिए कि 2-3 दिन बाद मेरा टेस्ट होना है, इसके लिए मुझे टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टेस्ट देना ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, सब लड़कों को टारगेट देना चाहिए। आप अगर टारगेट पूरा भी कर लेंगे तो उसके रिवीजन के लिए आपको टारगेट टेस्ट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट देंगे तो सारे वही क्वेश्चंस हाँ, जो टारगेट में थे। वही क्वेश्चन जो टारगेट में थे वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, टेस्ट में आ जाएंगे, तो हाँ, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका माइंड उतना ही ज्यादा शार्प होता चला जाएगा, आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक बार हम क्वेश्चन लेंगे। बच्चों का एक सवाल है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ाई घंटों के हिसाब ये हो गया, सिलेबस कहाँ से कवर किया ये भी हो गया। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आप दोनों को 50-50 मौका दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी आप 50% लेके चले और टेस्ट भी 50% लेके चलिए। लेकिन जो अभी एलपी टेक्नीशियन के पेपर हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर आपको 100% करना है। वो ज्यादा मेरे हिसाब से मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप प्रीवियस ईयर को और मॉक टेस्ट को दोनों को बराबर लेके चल सकते हैं। ठीक। हो हाँ, और ज्यादा टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। अगर आप 1-2 टेस्ट कम भी लगाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप 2-3 चैप्टर रिवीजन कर लेंगे तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। तो टेस्ट से ज्यादा रिवीजन करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये बात मैं बच्चों को बोलता हूं तो बच्चों को समझ नहीं आती कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक चैप्टर कम पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, एक कोई टेस्ट कम दिक्कत नहीं, लगाएं कोई दिक्कत नहीं, कोई लेकिन दिक्कत नहीं, रिवीजन लेकिन जरूर करें। अच्छा, हाँ, जो पढ़ा इसी है के उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत अच्छा आया मेरे दिमाग में। ये बताइए, हाँ, आजकल एक ट्रेंड चलता है, जैसे ही एग्जाम की डेट आती है मैराथन शुरू हो जाती है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, हाँ, 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 एमसीक्यूज की। तो मेरा मानना पर्सनली ये रहता है कि भाई एमसीक्यूज उनके लिए बेस्ट है जिनका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन ये जो बच्चे जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, हाँ, इनको हाँ, तो लास्ट टाइम तक मैं कहता हूं कि तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे ध्यान कॉन्सेप्ट दो। क्लियर नहीं है, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट करके जाओगे तो तुम 10 एमसीक्यू कर लोगे, और तुम हाँ, 10 हाँ, एमसीक्यू करके जाओ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे एमसीक्यूज। क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो 50 एमसीक्यू हाँ, हाँ, 1000 एमसीक्यू कितने भी कर लेगा। तो वो आपके तो है। हिसाब से ये जो मैराथन है, या ये जो हाँ, एग्जाम हाँ, से पहले अभी से शुरू हो चुकी है, अभी से हो चुकी है 2 महीने, हाँ, शुरू तो शुरू हो ये गई है। उन बच्चों के लिए जिनका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, क्या कारगर साबित है? या ऐसे देखिए, एक बात बताइए, टीचर्स को यूट्यूब पे कई बार चटनी चटाई जाती है, सिर्फ कि ये लो हाँ, चटनी, हाँ, तुम इसको चाट लो और मस्त रहो। उसमें रट्टा मार लो। उसमें उसमें आता है क्या कि हम आज 100 एमसीक्यूज ले आए, टाइपराइटर ने 100 एमसीक्यूज टाइप करके दे दिए, वो आके टीचर ने करा दिए। अरे उससे तुम्हारा क्या बेनिफिट मिलेगा जब तक तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। तो बराबर। आपकी नजर में ये एमसीक्यू सेशंस ज्यादा उचित है या अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना ज्यादा उचित है? क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? सही बात कहूँ तो भैया, मैंने अभी तक आज भी एक भी एमसीक्यू की क्लास नहीं देखी जो आप कहेंगे ना कि वो एग्जाम में आने वाले की 75 आग वाले 75 क्वेश्चन एग्जाम में हाँ, आएंगे, 75 क्वेश्चन में ऐसा एक भी वीडियो अभी तक देखा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया हूँ और बच्चों को मैं यही कहूंगा कि सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, वो क्वेश्चन नहीं लड़ता है, वो आपका कॉन्सेप्ट लड़ता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका लड़ता है। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन आपका कंसेप्ट अगर अच्छा क्लियर है तो ऐसे आप एक नहीं 100 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो एमसीक्यू सेशन करने की ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो और वो एमसीक्यू सेशन करने के अलावा आप मॉक टेस्ट ज्यादा दे सकते हो। अगर ठीक। आपको करना ही है तो आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप एमसीक्यू सेशन में देखते हो। तो वो आप देखने से ज्यादा आप पढ़ने से ज्यादा कम टाइम में कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पे आ गया, ये कि आप ये बताइए, मॉक टेस्ट आप मोबाइल पे देते थे या लैपटॉप पे देते थे? मेरे पास तो लैपटॉप तो नहीं था, तो फिर मॉक टेस्ट में मोबाइल पे ही देता था। जब एएलपी साइको का देना था तो तब मैं अपने दोस्त फ्रेंड से मांग लिया था, तो मैं ज्यादा टेस्ट मोबाइल पे ही दिया हूँ, लैपटॉप में कोई टेस्ट नहीं दिया हूँ। नेक्स्ट है, तो आप मोबाइल पे देते थे? मोबाइल पे दिए थे, और जब एग्जाम की डेट आ गई तो उससे 10-15 दिन पहले तो फ्रेंड का लैपटॉप था तो उससे मांग लेता था। केवल हाथ बैठना चाहिए, माउस पे हाथ बैठना चाहिए, इसकी वजह से मैंने लैपटॉप पे 10-15 दिन पहले दिए थे, नहीं तो मैं मोबाइल पे ही टेस्ट देता था। सेम, अपना भी वही हाल हाँ, था। इवन हाँ, कि वही मेरे है। पास लैपटॉप तक नहीं था, मैं भी अपने कजन के मेरे पास भी लैपटॉप पे लास्ट पे सिर्फ मेरे पास भी साइको, लैपटॉप नहीं था।
हाँ, आज साइको तक के लिए। साइको के लिए सिर्फ मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की थी हाँ, लैपटॉप पे। हाँ। इसके अलावा मैंने आज तक कोई टेस्ट लैपटॉप पे नहीं मारा, सिर्फ मोबाइल पे ही मारा है। भैया अपनी मैंने परिस्थितियों भी को देखा। देखना होता है हमेशा। वो तो परिस्थिति है, को परिस्थिति रोना को नहीं देखते रोना हुए। है। आप नहीं, इनसे नहीं। पूछ के देखिए, आप इनसे पूछ के देखिए, चेतक पाटिल जी बताएंगे कि कितने मिनट में ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते थे। रियल एग्जाम इन्होंने कितने मिनट में अटेम्प्ट किया। प्लीज आप बताइए हाँ। कितने मिनट में आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते थे, कितने मिनट बच जाते थे। और जो ये मैं तरीका बताता था आपको कि 2 राउंड या 3 राउंड मारना ही मारना है, क्या वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ या उसका फायदा हुआ या नहीं, बताइए। हाँ, जो ये लड़के बोल रहे थे कि फेक रिजल्ट है, फेक रिजल्ट है, तो मैं आपको पहले बता दूं, 93 क्वेश्चन मेरे इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट किया है। 2 बार देखा नहीं है, 2 बार सॉल्व किया है। मेरे मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी भैया कि 40 मिनट में ही मैंने 70 से 75 क्वेश्चन कर लिया था। तो मेरे पास टाइम ज़्यादा था, 50 से 60 मिनट मेरे पास बचे थे। तो बाकी के क्वेश्चन करने से अच्छा मैंने हर क्वेश्चन को 2 बार देख लिया। इसकी वजह से मेरा जो क्वेश्चन गलत होना था, वो भी गलत नहीं हुआ। एक बार जब मैं फर्स्ट राउंड मार रहा था, तब मैंने जल्दी-जल्दी में करण का क्वेश्चन था कि किसने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल लिया था। तो मैं जल्दी-जल्दी में वो मनु भाकर मार के चला आया। लेकिन मैं जब सेकंड राउंड में गया, तो मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा, तो उसका आंसर मैंने नीरज चोपड़ा दिया था क्योंकि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना नहीं था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन था कि लगातार 2 ओलंपिक में लगातार मेडल किसने जीता था? तो इसका आंसर अच्छा। नीरज चोपड़ा था। तो मैं जब सेकंड टाइम आया, तब वो मैंने सही किया, तो फिर वो मेरा 1 मार्क कम होते-होते बच गया। नहीं तो मेरे 1 मार्क कम हो जाता। इसकी वजह से आपको अगर मैं कहता हूँ कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करते समय ना 2 से 3 राउंड मारने ही चाहिए। और पहले राउंड में जो आपको जो 100% आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नज़र से देखते ही मैं क्वेश्चन कर लूँगा, तो उसको पहला अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं मुझे आ तो रहा है, लेकिन इसको मुझे करने में टाइम जाएगा, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। और जब आप सेकंड राउंड मारेंगे, फिर आप फर्स्ट राउंड मार चुके होंगे, आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो चुका होगा, तो सेकंड टाइम में आप वो क्वेश्चन को करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये 100% एक्यूरेसी का राज है। हाँ, वही 100% एक्यूरेसी का राज है। अगर आप 2-3 राउंड मारेंगे, आपका एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मेरी इतनी प्रैक्टिस थी, तो मेरे पास समय भी ज़्यादा था। मैं जब मॉक टेस्ट भी जब लगाता था, तो अगर 1 घंटे की मॉक टेस्ट होगी, तो मैं वो 50 मिनट में कर लेता था, 10 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा ही बचते थे। टारगेट डेट टेस्ट भी मारता था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 5-6 मिनट बच जाते थे। तो मेरे पास समय की कोई चिंता नहीं थी। प्रैक्टिस इतनी हो गई थी, समय की कोई चिंता नहीं थी मेरे पास। तो टारगेट डे टेस्ट से कहीं ना कहीं आपका जो टाइम मैनेजमेंट सिस्टम था वो अच्छा हो गया हाँ, होगा, क्योंकि उसमें हम टाइम। टारगेटेड टेस्ट से और मॉक टेस्ट से मेरा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, और वो जो जितनी ज़्यादा मैंने रिवीजन की है, जितनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, प्रैक्टिस करता था, जितनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की है, उससे मेरे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक ठीक। तो 100% एक्यूरेसी के पीछे सबसे बड़ा राज यही है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि अपनी मेहनत इस लेवल की करो कि ये कंप्यूटर वंप्यूटर का रोना ही ना रहे। दूसरा रोना ही बंदा ना बोल आए। रहा है कि मैं 10 मिनट बचा लेता था, तो कितना भी हाँ, हाँ। माउस में इधर उधर होगा तब भी मैनेज हो इधर-उधर जाएगा टाइम। हाँ, टाइम तो मैनेज होता है, हो जाएगा। तो बस इसी चीज का ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बंदे को अपने ऊपर पहले से कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि जब हम लोग टेस्ट लगाते थे, तो हमारी रैंक आती थी 500, 4-4 लाख बच्चों में 900। तो हमें पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा। आप देख लीजिए, आपके सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जो आपको अपने एग्जाम से पहले बता सकता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। भले ही मेडिकल में रह जाए और बात है, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि रिटर्न में तो कोई नहीं मार सकता मुझे। पूछ लीजिए, नहीं, नहीं। आपके सामने है, बता सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आप पे ही डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा। आप जो इतना हाँ, टाइम वो बर्बाद करते हैं दुनिया भर की चीजों में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भैया ये आज तक जो लड़के पढ़ने में सही है, मैंने आज तक पेपर आने के बाद कभी ये नहीं देखा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पेपर दिया और नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग गए, पेपर दिया नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग गए। अभी कुछ बेवकूफ टाइप के स्टूडेंट हैं जिनका एएलपी का रिजल्ट पेंडिंग है, उनके 60-60 नंबर है, किसी के 50 नंबर है, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। महान आदमी आगे ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एएलपी सीवीटी वन की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। जबकि इनको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो टॉपर भी होता है वो मेंस देने के बाद दोबारा प्री की तैयारी कर रहा होता है कि अगर नहीं हुआ तो। और यहां पर बच्चे इतनी बेवकूफियत करते हैं कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको तैयारी नहीं करनी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या कभी
आपको एग्जाम देने के बाद ये सोचना पड़ा कि मेरा सीबीटी 1 होगा तब मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा, या मेरा सीबीटी 2 होगा तब मैं साइको की तैयारी करूंगा? आपने तैयारी कब स्टार्ट की, या पेपर देने के बाद दूसरी स्टेज पे लग जाते थे? बताइए। हाँ, सच कहूँ तो भैया मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मन में, कि मेरे मन में ऐसा ख्याल ही नहीं आता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करता था। मैं मेरा ऐसा मानना था, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, और मेहनत इतनी करो कि आपको रिजल्ट देखने की जरूरत ना पड़े। आप मेहनत इतना करना चाहिए आदमी को कि मेरा 100% होगा ही होगा, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो मैं इतना ज्यादा, वो मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इतना ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ अपने मेहनत पे बिलीव करता था। और जैसे ही मेरा सीबीटी 1 हुआ, तो मैंने कुछ टाइम पास नहीं किया, 1-2 दिन इधर-उधर घूमा होऊँगा सिर्फ। फिर मैं सीबीटी 2 की तैयारी के लिए लग गया था। ज़्यादा मैंने टाइम पास नहीं किया, और ऐसा रोना नहीं रोया था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा करना है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं मॉक टेस्ट में स्पीड कैसे बढ़ेगी, उसका क्या तरीका है? मतलब मार्क्स स्पीड कैसे बढ़ाने का इंप्रूव सबसे होंगे और स्पीड कैसे बढ़ेगी, हाँ, ये बताइए। स्पीड बढ़ाने का सबसे सही तरीका जो आपका प्रैक्टिस ही है भैया। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा ही आपकी स्पीड आती रहेगी। स्पीड बढ़ाने का तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने आपके और कंसेप्ट जितना दिल ज्यादा है, जितने रिवीजन। आप क्वेश्चन, हाँ, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका माइंड उतना चलता जाएगा, उससे आपकी स्पीड गेन होती चली जाएगी। और एक क्वेश्चन में अटकना नहीं है, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जो क्वेश्चन आता है उन पर फोकस कीजिए, और मेहनत ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये वाली बात बच्चों को बोलते रहते हैं हम लोग भी कंटिन्यूअस, कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ना अड़े ना लड़ें, हाँ, ना उसे अटकना नहीं है, ना लड़ना है, उनको छोड़ के आगे बढ़ें, बाद में देखेंगे उनको। आगे बढ़ो, बाद में तो देखेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद एक बच्चा बोल रहा है कि ये सिद्धार्थ गुप्ता है, इनका हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, अपने ग्रुप से ही है, ग्रुप डी वाले। इनका क्वेश्चन हाँ, है, हाँ। हमने पढ़ा पूरा है, आता भी हाँ, हाँ। पूरा है, और रिवाइज भी हाँ, पूरा है। ये इनको हाँ, कॉन्फिडेंस है, जबकि रियल में होगा नहीं, बताते हैं आगे। हाँ, फिर भी एग्जाम में पैर कांप जाते हैं, शायद ऐसा हो। ऐसा एक कैंडिडेट और मैंने देखा था, कांप जाते हाँ, हैं, हाँ। जिससे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इस गलत पर हो थोड़ी जाता है। चर्चा की जाए, बताइए। तो सबसे पहले बहुत सारे लड़कों के साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ था, लेकिन वो पहले पेपर में जब सीबीटी 1 का पेपर दिया था एलपी का, तभी हुआ था कि लड़के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही डर जाते, वो काँपने लगते। तो एग्ज़ाम शुरू होने के 5-10 मिनट पहले आपको माइंड को रिलैक्स रखना है। ज़्यादा लोड लेना नहीं है, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करना है। आपको मन में ऐसा विचार लाना है कि मैंने जितना किया है, जितना पढ़ा है, वही इनफ है, और इसी से पेपर आएगा, और मैं पेपर फोड़ने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही अपने माइंड में रखना है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। को सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही, जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, तो पेपर शुरू होने से पहले ही डर जाते हैं। तो वो असर उनके माइंड पर करता है, और आते हुए क्वेश्चन भी उनके, उनको लगता तो है कि मैंने पढ़ा तो सब था, लेकिन साला ऐन वक़्त पर वो भूल जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम हॉल में, एकदम रिलैक्स रहना है, मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है, और ऐसा ही विचार अपने मन में लाना है कि मैंने आई एम द बेस्ट, मैंने जो किया है, वही पेपर में आने वाला है। और जैसे-जैसे आप एग्ज़ाम देते जाएँगे, आपको जो क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, उनको करते चले, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड होता चला जाएगा, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे, वो भी बनेंगे। तो सबसे बड़ा टिप्स यही दूँगा कि एग्ज़ाम हॉल से पहले आपको पैनिक नहीं करना है, और डरना नहीं एग्ज़ाम से। आप तो अगर पहली बार तो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, या एग्ज़ाम में ज़्यादा डरता कौन है? जो पहली बार कंप्यूटर के आगे बैठ रहा है, वो ज़्यादा डर सकता है, लेकिन आप पहले से एग्ज़ाम दिए हुए हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से होकर एग्ज़ाम देना है, और ज़्यादा पैनिक नहीं होना, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में। तो कहीं न कहीं चेतक जी, आप ये बताइए कि इसके लिए तो हम लोग इनको गाइड करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस, रात-रात भर, हाँ। दिन-दिन भर, पूरा इनको। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप तो लेक्चर लाते हो भैया कि तुक्के मारने भी है, तो साइंटिफिक मारने हैं, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कैसा करना है, पूरी नींद लेके जानी है, तो सब आप तो उनको बताते हो, और आप ग्रुप डी के लड़कों को बताएँगे, तो मुझे वो ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इनका उनको ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैंने देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है, 50 से 60% बच्चों का एग्ज़ाम इस वज़ह से ही निकलता नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम से पहले पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। यही कहूँगा लड़कों को कि अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करो, और ज़्यादा एग्ज़ाम में ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा घबराएँ नहीं। अच्छा, एक बात और बच्चे का सवाल है कि पेपर से पहले पढ़ना ठीक है? जैसे मान लो 17 नवंबर को पेपर है,
तो क्या हाँ, हाँ। 15 नवंबर तक पढ़ाई करके छोड़ दें या उसके बाद भी पढ़ें लास्ट टाइम तक? वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना आपका पेपर कितना दूर आया है। अगर आपका पेपर यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है, तो आपको ट्रैवलिंग में तो 1-2 दिन लग ही जाएगा। तो आपको मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर एग्ज़ाम है, तो कल मैं पढ़ाई कल 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 का दिन मैं आराम कर लूँ, उसके 1 दिन पहले तक मैं पढ़ लूँगा, मेरा ऐसा मानना है। और जो लड़के अभी दूर ट्रैवल करते हैं, तो उनको जब वो ट्रैवल करेंगे, उससे 1 दिन तक पढ़ना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, फुल रेस्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, माइंड अच्छा काम करता है। हाँ, अच्छा ये माइंड अच्छा बताओ, काम करता है। क्या आपने शॉर्ट नोट्स जो पेयर के फॉर्म में बनाते हैं, क्या इस हाँ, टाइप हाँ। के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे जिससे कि रिवीजन कर लें? कुछ ऐसा नहीं, बनाया मैं हुआ था? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, जो मैंने नोट्स बनाया था, उसमें ही मैंने अलग लिख के रखा था कि लास्ट टाइम अगर मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, तो यही पढ़ के जाऊँगा। तो मैं वो नोट्स अलग से नहीं बनाया था, वही नोट्स मैं अलग के लिख के रखा था मैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि मैं बच्चों से बोलता हूँ कि जो भी टेस्ट लगाओ उसे रियल एग्ज़ाम की तरह देखो, कि मेरा ये हाँ, हाँ, रियल एग्ज़ाम है और मैं रियल रियल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में बैठा हूँ, सिर्फ़ टाइम पास के लिए नहीं कि लगा लिया, हो गया। उसको रियल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करो। तो आप जो टेस्ट लगाते थे, उसको मतलब किस तरीके से ट्रीट करते थे कि पूरा टाइम लेते थे या टाइम से पहले सबमिट कर देते थे? या मतलब टेस्ट लगाते समय क्या, और दूसरी चीज, टेस्ट से पहले की रणनीति तुम्हारी क्या रहती थी कि क्या कभी बिना रिवीजन के भी टेस्ट लगाने की कोशिश की या रिवीजन करके टेस्ट लगाते थे? क्योंकि रिवीजन के बाद टेस्ट लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। कारगर। तो हाँ, हाँ, और मार्क्स इंप्रूव करने में सबसे बड़ी जो हेल्प करता है, वो यही करता है कि जो पढ़ा उसको आप रिवाइज करें, उसके बाद टेस्ट लगाएं। और जब टेस्ट आप लगा। ये काम लगातार करते हैं, तो निश्चित तौर से जो पुरानी चीजें हैं वो आपके दिमाग में रट जाती हैं। और दिमाग में इवन रट मैं तो ये जाती है। कहता हूं कि जो बच्चा लगातार रिवीजन के बाद टेस्ट लगा देगा, वो उसके साथ ये होता है कि एग्जाम में जब वो देखता है तो उसे आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे दिखते हैं, अरे ये तो कि मेरा ये एग्ज़ाम है। हाँ, मतलब ये तो आता ही है, हाँ, इसमें तो एग्ज़ाम बनता है। आता ही तो है। मतलब मैथ्स तक के क्वेश्चन को उसको पता होता है कि 1/3 आंसर आएगा, इसका आंसर हाँ, 2/3 हाँ, आएगा, ये होगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस उसे ऐसे मिल जाते हैं जो उसका टाइम सेव करते हैं। बराबर। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? तो मैं जब जब मैं टेस्ट लगाता था भैया, तो मैं रिवीजन करके ही टेस्ट लगाया था। मैंने अभी तक ऐसा टेस्ट एक भी टेस्ट नहीं लगाया कि मैंने ना रिवीजन किया हो। जो मैं मॉक टेस्ट लगाता था खाली, वो तो सब जो पीछे रिवीजन किया है, उसी पे लगा था। लेकिन जब मैं टारगेटेड टेस्ट लगाता था, तो पहले सब टारगेट का रिवीजन कर लेता था। आप 4-5 टारगेट होने के बाद 1 हफ्ते का हमको रिवीजन का समय देते थे। तो उसमें मैं सब टारगेट का रिवीजन कर लेता था और रिवीजन के बाद ही टेस्ट लगाता था। इससे आपको एक फ़ायदा ऐसा होता है कि जो पीछे की चीज़ें हैं, वो भी आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है, और जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, उसकी उसकी भी आपको समझ हो जाती है रिवीजन रिवीजन करने से, कि आप एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, उसकी उसकी भी आपको समझ हो जाती है। तो टेस्ट देने से पहले रिवीजन करना ज़्यादा महत्व का है। बहुत अच्छी बात है। एक बात और यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं कि टारगेट, जो बच्चे कहते हैं कि टारगेट के साथ रिवीजन करें या टारगेट के बाद रिवीजन करें जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली। आप टारगेट के बाद भी कर सकते हो और टारगेट के साथ भी कर सकते हो। आपका माइंड कैसे काम करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर रिवीजन करना है, तो 7 दिन का टारगेट है, 6 दिन में आप टारगेट कंप्लीट कर लो। 1 दिन पीछे का टारगेट का रिवीजन करो। नहीं तो टारगेट कंप्लीट करते चलो, जो टारगेट आपको अब दिया हुआ है, वो टारगेट कंप्लीट करते चलो, और 1-2 हावर्स एक्स्ट्रा आप स्टडी टाइम बढ़ा लो, और उ उसमें पीछे के टारगेट का रिवीजन करते चलो। वो टोटली लड़कों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। मैं तो टारगेट 1 दिन पहले ही खत्म करता था और पीछे के टारगेट के लिए 1 दिन रखता था। उसमें मैं रिवीजन करता था। वो लड़कों के ऊपर डिपेंड करता है, उनको रिवीजन कैसे करना है। ये तो बहुत ही अच्छी रणनीति है आपकी, हाँ, कि अच्छी बात है। जैसा आपको टाइम मिले, वैसा आप कर सकते हो। वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है। ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी बस 5-7 मिनट और लेंगे और इंटरव्यू आपका एंड करने वाले हैं। तो नहीं, सवाल जो था वो सवाल ये था कि कुछ बच्चों का सवाल ये हाँ, है कि टारगेट कंप्लीट करने के साथ, जैसे उन्होंने टारगेट कंप्लीट किया, तो हाँ, अभी हाँ, हाँ, रिवीजन कर लें जैसे आप करते थे, या हाँ, हम हाँ। टारगेट पूरे कंप्लीट कर लें तब रिवीजन करें? उनका सवाल ये है कि मान लो 20 के 20 टारगेट हमने कंप्लीट करे तब रिवीजन करें। नहीं, नहीं, उनका नहीं, सवाल ऐसा ये है। ऐसा नहीं करना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 20 टारगेट हो गए, फिर रिवीजन करें, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। आपको करना ऐसा है
आप तो 4-5 टारगेट होने के बाद समय देते ही है, 1 वीक देते ही है रिवीजन के लिए। हाँ, तो बच्चों को उसी टाइम में रिवीजन करना है। अगर आपका टारगेट डे 1 हो गया, तो आपको उसको रिवीजन करना है, उसका टेस्ट देना है। टारगेट डे 2 हो गया, उसको कंप्लीट करके उसका रिवीजन करना है, फिर उसका टेस्ट देना है। ऐसे ही करते-करते आपको 4-5 टारगेट करने हैं, उनका रिवीजन करना है और एक साथ जब आप 4-5 टारगेट होने के बाद उनको टाइम देते हैं 1 वीक का, तो उसमें भी आप उनको 4-5 टारगेट का सबका रिवीजन करना है, उनका टेस्ट देना है। फिर आगे बढ़ना है, आगे 6वाँ टारगेट, 7वाँ टारगेट, 8वाँ टारगेट ऐसे करते-करते 10 टारगेट, 12 टारगेट जब आप कंप्लीट हो गए, तो उसका रिवीजन साथ-साथ करते चलना है। आप एक साथ 20 टारगेट का रिवीजन नहीं कर सकते। तो फिर आप पीछे की चीज़ें भूलते चले जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको 5-6 टारगेट का ये रिवीजन एक साथ करना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे। अभी आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे। उससे पहले हम इतना टारगेट टारगेट चिल्ला रहे हैं, तो बच्चों के मन में, जो न्यू स्टूडेंट है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार टारगेट है क्या, और टारगेट कैसे कंप्लीट करना होता है, टारगेट कंप्लीट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो बोलता ही नहीं हूं, तो मेरी बातें तो बच्चों को जैसे भी रहती है, आपने फॉलो किया है, फॉलो करके टारगेट को आपको किस तरीके से उस चीज का बेनिफिट मिला, फॉर्म फिल करने से लेके पोस्टिंग तक, एएलपी सीबीटी 1 से लेके साइको तक, मतलब किस तरीके से आपको इन सारी स्टेजेस पे बेनिफिट मिला। इन और दूसरी चीज, बच्चे अलग अलग एग्जाम की अलग अलग टीचर से तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की यहाँ, एएलपी की यहाँ, टेक्नीशियन की यहाँ। तो इन तीनों एग्जाम को किस तरीके से आपने कंबाइन किया, किस तरीके से आपको टारगेट क्लासेस ने हेल्प की, आप टारगेट क्लासेस से कब से जुड़े, और टारगेट ने आपको किस तरीके से हेल्प की है, इस बारे में आप जरूर जरूर बताएं। और टारगेट क्या है, टारगेट के बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से कंप्लीट करना होता है। 4-5 मिनट में इस चीज को कंप्लीट करिए, फिर आपके 2 मिनट जॉब के बारे में पूछेंगे और इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। तो प्लीज जी। वेलकम है। आप बताइए कि बच्चे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार टारगेट क्या है, तब से टारगेट टारगेट चिल्ला रहे हो। हाँ भाई, तो मैं आपको बताऊँगा भैया कि खुद से स्टडी करने के बजाय आप टारगेट से स्टडी करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि टारगेट से अगर आप स्टडी करेंगे, तो आपको सब चीज़ें आपकी सीक्वेंस में होती है। सब लेकिन जो चैप्टर्स रहते हैं, आप साइंस के ले लें, मैथ के ले लें, वो सब एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। अगर आप खुद से पढ़ाई करेंगे, तो आप कोई चैप्टर कब करेंगे, कोई चैप्टर कब करेंगे, तो उनका लिंक नहीं लगेगा। टारगेट से एक फ़ायदा ऐसा होता है कि सब सीक्वेंस में चलता है और आपको पता रहता है कि मुझे 1 हफ्ते में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरे हफ्ते में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है और आपने तो उसे भैया खेल बना दिया था। क्योंकि जो सिलेबस मुझे इतना बड़ा लग रहा था, वो आपके टारगेट ने इतना छोटा कर दिया। केवल 20 15-20 टारगेट में वो सिलेबस आपने निपट दिया। केवल काम की चीज़ें बताई, काम की बातें बताई, जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही बताया, फालतू की चीज़ें आपने कुछ नहीं बताई। तो टारगेट से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था भैया? दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि टारगेट से आपको बेनिफिट मिला, टारगेट कंप्लीट हाँ, कैसे करना होता है, टारगेट कंप्लीट कैसे करना हाँ, होता है। टारगेट कंप्लीट और क्या मैं ऐसा दूसरी करता चीज था एक और, कि कि क्या हाँ, टारगेट हम खुद से बना के कंप्लीट करें, मतलब बच्चे के मन में आ सकता है हाँ, कि टारगेट हाँ, हाँ, हम खुद से कंप्लीट करें, या हाँ, हाँ, टारगेट आप खुद से कंप्लीट करते थे, या हमारे टारगेट दिए हुए कंप्लीट करते थे। और अगर टारगेट कंप्लीट करते थे तो किस तरीके से करना ज्यादा बेहतर है, खुद से हाँ, या हमारे से। हाँ, वही मैं बोल रहा था, आप टारगेट खुद से भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं जो शुरुआत में आपको बताया कि जो आदमी पहले लग चुका है, उसको एक्सपीरियंस है, उससे आप अगर टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स क्योंकि उसको मालूम रहता है कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्या है। तो आपको बेहतर तरीका यही होगा कि आप खुद से ना करके, आप जो एग्ज़ाम में लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है लड़का, आपसे टारगेट कंप्लीट कर सकता है। इससे आपको ये होगा कि आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको सिलेबस देखना है, ना आपको कोई टॉपिक देखना है, सब भैया बता देंगे, सब आपको क्या करना है, क्या करना नहीं है। आपको सिर्फ़ उनसे पढ़ाई करनी है, जितना टारगेट में बोला गया है, वो आपको कंप्लीट करना है, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद से टारगेट कंप्लीट करने के बजाय, आप वो लड़के जो हैं, वो आपसे टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिलेबस तो सब आप कंप्लीट करवा रहे हैं, उनको सिर्फ़ पढ़ना है और रही टारगेट कैसे कंप्लीट करें उसकी बात, तो आप टारगेट में भी मैं चीज़ों को बाँटा था। ऐसा कि इतना आज 2-3 घंटे मैथ पढ़ना है, 2-3 घंटे इतना पढ़ना है, इतना मेरे को कंप्लीट करना ही है। मुझे उसके लिए कितना भी समय लगो, उसको मेरे को अगर मैथ का इतना टारगेट मुझे दिया है, रीज़निंग का उतना दिया है, तो मैं उनको बाँट लेता था कि इतना दिन मुझे इतना कंप्लीट करना है, इतने समय में इतना कंप्लीट करना है, उसके उसके तरीके से फिर मैं उनको करता था कंप्लीट।
लेक्चर देखता था, फिर कंप्लीट करता था। ये बताइए कि क्या टारगेट कंप्लीट करने से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब हो सकता है सिलेक्शन किसी का, या ये सिर्फ बकवास है? क्योंकि नहीं, नहीं कुछ बच्चों का वो कहना कुछ बच्चों का हाँ, कहना ये है कि आप करवाते हाँ, ही क्या हैं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना वही। है, तो हाँ। आप सिलेक्टेड हैं, आप बताइए कि हम करवाते क्या हैं? और टारगेट से सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बताइए। सिलेक्शन जो होता है भैया वो करवाने से नहीं, करने पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, करवाने को तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो लड़का टारगेट उसको फॉलो कर रहा है, उसके करने के ऊपर भी डिपेंड है। आप तो करवा देंगे, आपका वो काम है, आप मोटिवेट भी करते हम रहेंगे, लेकिन हम करना तो खुद को रहता है। हम तो हाँ, 2000 आप 4000 तो बच्चों सब को टारगेट करा रहे हैं, सब हाँ, तो सेलेक्ट नहीं वही होते। वही हाँ, वही बात है ना, आप सबके ऊपर ध्यान तो नहीं रख सकते, करना तो खुद को रहता है। टारगेट जो लड़का मैं एक बात कह सकता हूँ, जो लड़का जो जेन्युइनली टारगेट को शिद्दत से, मेहनत से फॉलो करेगा, लेके लिए केवल आप नोट्स देख लिया, पढ़ लिया, हो गया मेरा, सिर्फ करने के लिए कर रहा है, तो वो ज़िंदगी भर भी पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मेहनत करेगा और ऐसी मन में आग रखेगा कि मेरे को टारगेट कंप्लीट करना ही है और मुझे मेहनत करना ही, सिलेक्शन लेना ही है, तो वो हर हाल में सिलेक्शन ले लेगा, मुझे ऐसा लगता है। टारगेट से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन वो लड़का करता कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो अगर टाइम पास करेगा, तो उसका लाइफ़ लाइफ़ का टाइम पास होना है। वो अगर मेहनत करेगा, तो उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या आपने खुद ने टारगेट फॉलो किए हैं? हाँ, मैं तो सब बताया ना कि मैं टारगेट कैसे फ़ॉलो करता था। टारगेट मैंने सब, आपके जितने भी कोर्स मैंने अभी तक लिए हैं, सबके टारगेट ए टू ज़ेड मैंने फ़ॉलो किया है। एक भी टारगेट मेरा मिस नहीं हुआ है। मिस भी हुआ होगा, तो बाद में मैंने कंप्लीट कर लिया है। टारगेट में सब कंप्लीट करता था। टारगेट को पहले बाँट देता था, इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है। एक दिन स्पेशल उनको रिवीजन के लिए रखता था। रिवीजन करता था, फिर उनका टेस्ट देता था, टेस्ट का एनालिसिस करता था। अगर मेरा मार्क कोई इधर-उधर जाता भी था, अगर गलत भी होता था, तो वो गलत कैसे हुआ? मैंने उसको पढ़ा था क्या? क्या मैंने उसको नहीं पढ़ा था तो गलत कैसे हो गया? उसको फिर रिवाइज़ करता था। ऐसे ही मार्क्स मेरे गेन होते थे। टारगेट बेस्ड जो स्टडी प्लान है, हाँ, हाँ, हाँ। टारगेट बेस्ड जो स्टडी प्लान है, वो हाँ, बाकी मेथड की तुलना में ज़्यादा कारगर होता है बच्चों के लिए, या जो बहुत ट्रेडिशनल बहुत मेथड ज़्यादा से कार बच्चे पढ़ बहुत बहुत ज़्यादा कारगर है भैया। टारगेट डे अगर आप करेंगे, तो उसमें वही रहता है ना कि सिलेबस बढ़ जाता है। जो सिलेबस आपको बहुत बड़ा लगता है, अगर आप टारगेट वाइज़ उसको पढ़ेंगे, तो उसको आप छोटा-छोटा लगेगा। ज़्यादा उतना बड़ा लगेगा नहीं। अगर आप कोई बैच लेंगे, कोई किसी का भी कोई बैच लेंगे, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा कि इतने 120 लेक्चर है, 130 लेक्चर है, इतने लेक्चर कब करूँगा? लेकिन वही आप अगर टारगेट में करोगे, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में करोगे, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। और टारगेट भी आपको उससे करना चाहिए, जिसको टारगेट की समझ हो और जिसको पता हो कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं। अगर आप टारगेट करोगे भी, तो आप बाहर की चीज़ें उसमें नहीं कर सकते। टारगेट आप करोगे भी, और अगर उसमें आप बाहर की चीज़ें आपने इंक्लूड कर ली कि ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है और इसको भी आपने इंक्लूड कर दिया, तो वो भी कुछ अपने फ़ायदे का नहीं है। तो आपको टारगेट करना भी है, तो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, उसकी उसकी प्लानिंग करके ही आपको टारगेट करना है। और ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें आपको नहीं नहीं पढ़नी है, और ज़्यादा एक-एक चैप्टर के 50-50 लेक्चर देखने के लिए भी कुछ ऐसा वो ज़्यादा फ़ायदेफुल नहीं है। अगर आप बेसिक कांसेप्ट कर लोगे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, मेन मैथ और रीज़निंग का वैसा ही है कि प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के दम पर ही लड़का सिलेक्शन ले सकता है। ये मैं कह सकता हूँ। टारगेट बहुत इसके लिए बेनिफिशियल चलेगा बहुत ज़्यादा। क्या जो गिवन टाइम होता है, हम लोग जो आपको टारगेट कंप्लीट करने का समय देते हाँ, हैं हाँ। हाँ, और जो कंटेंट देते हैं, वो अपने हाँ, आप हाँ। में इनफ होता है? उतने समय में बच्चा टारगेट को कर सकता है आसानी से, या नहीं कर वो जा सकता, उसको दिक्कत होगी? बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है भैया वो, आराम से बच्चा उस टारगेट कंप्लीट कर सकता है। अगर आप रोज़ का 7-8 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो 3-4 दिन में टारगेट कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अच्छा, 1 हफ्ता ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन अब ग्रुप डी के लिए 3-4 दिन बहुत इनफ है, इनफ टाइम है बहुत। उसमें टारगेट तो आराम से कंप्लीट हो जाता है। अभी ग्रुप डी के लिए हम लोग 5 दिन का समय दे रहे हैं, 4 दिन का समय दे रहे हैं, हाँ, तो हाँ। मोर देन इनफ है। टाइम इनफ है, इनफ इनफ मोर और देन इनफ टाइम है। अगर और पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो उसके लिए इनफ टाइम है, और नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए 1 महीना भी आपको कम ही लगता है उसको। और टाइम तो हम आपके अकॉर्डिंग सुविधा के उसे घटाते भी हैं, हाँ, बढ़ाते भी हैं, रिवीजन भी बढ़ाते भी है। करवाते हैं, सब कुछ। अगर अच्छा, बड़ा टारगेट है तो ज़्यादा टाइम मिलता है, जब छोटा टारगेट है तो कम टाइम मिलता है। बिल्कुल। टारगेट लेने के बाद बच्चे को इस चीज की हाँ, टेंशन होती ही नहीं है कि उसको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस सुबह उठो और अपने टारगेट में लग जाओ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई लड़का आपके बैच में एनरोल होगा, आपके टारगेट डे से जुड़ेगा, तो उसको सिलेबस की टेंशन लेना ही नहीं है। सिर्फ़ उसको 2-3 चीज़ करनी है,
आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिर्फ सिलेबस भैया देख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसका रिवीजन करिए, आपको बाकी चिंता करनी ही नहीं इसकी। और कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आराम महीने में 6 महीने में सिलेक्शन आराम से ले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। अब जरा प्लीज आपसे एक लास्ट चीज ये और इंक्लूड करना चाहेंगे कि जो ये बच्चे, दोबारा से ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, जो ये बच्चे हाँ, हाँ। बोलते हैं कि भैया कोर्स लेने से या किताबें लेने से क्या होगा, रेलवे के एग्जाम तो होते नहीं है, इतना लेट होगा, नहीं होगा, कुछ होगा, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और जो फ्यूचर में बच्चे अब एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आपके हाँ, क्या हाँ। सजेशंस हैं? और फिर जॉब के बारे में बता के इसको एंड करते हैं। हाँ, वो लड़कों को मैं कहूँगा, जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे होंगे या आगे तैयारी करेंगे, तो एक बात है कि अपने जिस चीज़ से अपनी पीढ़ी का, अपने बच्चों का भला होने वाला है, उसके लिए लालच कभी ना करें। 1000-1500 के लिए लालच नहीं करना है, किताबों के लिए लालच नहीं करना है। जो किताबें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही किताबें लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिसकी आपको इम्पोर्टेंस है, वो किताब आप ज़रूर लेना चाहिए और लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए बच्चों को। वो मैं आपको कहूँगा। ये और लोग पढ़ाई इतना जो है वो आराम से करिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय मस्त रहकर पढ़ाई करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आप अगर वैसे ही आप कहोगे कि मेरा होगा कि नहीं, अगर तैयारी स्टार्ट करने के पहले से अगर आप ऐसा कह दोगे कि मेरा होगा कि नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। एन्जॉय और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन 100% आपका होगा। अरे देखो, आपको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ इन बच्चों को। आप देखिए ना, किताबों की मेरे पास खुद इतनी लाइन है और यहाँ सिर्फ इतनी, सैंपल है ये। हाँ, और वो ना इधर देखो, इतनी किताबें इधर रखी हुई हैं, किताबों की इतनी लाइन लगी है। हम कभी लालच नहीं करते, अपने बच्चों को भी यही बोलते लालच हैं कि नहीं आप करना। लोग किताबों का लालच ना करें। अदरवाइज आप अपना वो खो दोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। अभी एट्थ पे तो सोचा कमीशन भी नहीं आने था। वाला है, एट्थ वो पे तो है। कमीशन आने वाला है। इसका दुख तब होगा जब सिलेक्शन नहीं ले पाएगा बच्चा। पैसे नहीं ले पाओगे तब दुःख होने वाला है। तब दुख होगा कि यार हमने सिर्फ 1000 रुपए बचाया और यहाँ देखो 50-50 बच्चों। 50। अच्छा, अब हम आपके जॉब के बारे में बात करेंगे। अच्छी जो जॉब की बातें हैं, ये जो इंटरव्यू रहा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतने बच्चों को मोटिवेट किया। और कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू है बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। 1.5 से 2 घंटे का ये इंटरव्यू होने वाला है और हम लोग बैठे हैं तब से बिना पानी पिए, आप भी बैठे हैं। तो मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी मेहनत के चलते और आपके सिलेक्शन के चलते ये एक टी शर्ट आपके लिए हमारी ओर से बीआईटी गुरु जी ऑफिशियल की हम आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये आपकी टी शर्ट है। थैंक यू भैया, और बहुत शुक्रिया। ये टी शर्ट जो है अब आपकी है और इसके आप हकदार हैं क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया है। ये आप देख लीजिए, ये आपकी टी शर्ट। और क्योंकि थैंक यू। इतनी मेहनत, सच में मेरे को लग नहीं रहा था कि हम लोगों का लंबा इंटरव्यू होगा। इसको मैं कुरियर करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि हो सकता है कि 1 हफ्ते का समय लग जाए, क्योंकि अभी जो 1-2 बच्चों के और इंटरव्यू लेने हैं, तो हो सकता है कि उनमें से भी कुछ बच्चों का हो, तो एक साथ कुरियर करवा देंगे, उनके एड्रेस पे भी, आपके एड्रेस पे भी। तो आसानी रहती है, नहीं तो वो बच्चे को बार बार जाना पड़ेगा जो कुरियर के लिए जाएगा। वो भी है। तो प्लीज उसके कोई लिए थोड़ा सा कोई कोऑपरेट प्रॉब्लम नहीं करिएगा। भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अब बाकी टी शर्ट भी रखी हुई है, ये देखो और भी हाँ, रखी हाँ। है। तो ये सब इंटरव्यू वाले जो हमारे बच्चे हैं, आप लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है। और मैंने ग्रुप डी वाले बच्चों से भी कहा था कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको हम लोग देंगे, तो इसका जी। हकदार आप हो। और निश्चित तौर से आप तो हो ही, क्योंकि आपने इतना बड़ा मुकाम, 93 मार्क्स, 100% एक्यूरेसी, ये मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे मोटिवेशन। हमारे सिलेक्शन में ज्यादा जो योगदान आपका ही है भैया। अगर आप गाइड नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे मार्क्स में ला पाता। तो हमारे सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान तो आपका ही है। अच्छी बात है, ये तो आपका बड़प्पन है। रियल में तो भगवान का आशीर्वाद है और आपकी मेहनत है जो रंग लाई है। बाकी आपके माता पिता की मेहनत, आपकी मेहनत यहाँ तक पहुंचाया आपको। हम तो एज अ बड़ा भाई या छोटा भाई आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके लिए काफी यूजफुल हुई, ये अच्छी बात है। बाकी मोटिवेट करना, ये सब करना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को सिलेक्शन तक ले जाया जा सके। किसी भी चीज में मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ। एग्जाम से पहले भी डांटना, खूब डांट लगाता हूँ, जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ना पढ़ पाए तो शायद वो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा,
क्योंकि टारगेट बेस्ड स्टडी ऐसी है कि जब बच्चा टारगेट कंप्लीट करने लगता है तो उसे 7-8 घंटे पढ़ना ही है, तभी वो पढ़ना कंप्लीट ही करता पड़ता है, है। हाँ, नहीं तभी तो वो वो कंप्लीट कर ही हो नहीं पाता है, पाता कंप्लीट। कर ही नहीं पाता है। तो इन फ्यूचर बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके एक सजेशन भी बता दीजिए, और टारगेट बेस्ड अगर वो पढ़ना चाहें तो उनके लिए यूजफुल है, वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, बताइए। बाकी आपकी जॉब के बारे में बात करते हैं। सजेशन में यही करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो मिडल क्लास लड़के ही करते हैं, जिनकी घर की कंडीशन हालत ज़्यादा खराब अच्छी नहीं रहती, वही करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माता के पिता के उनको देखिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए कि वो कैसे काम करते हैं। वो दिन-रात एक करके आपको पढ़ाते हैं, तो आपको अपने लिए नहीं तो आपके माता-पिता के लिए ही पढ़ना होगा और उनके लिए ही सिलेक्शन लेना होगा कि उनको आगे बढ़कर आप बेहतर ज़िंदगी दे सकें। तो मैं इतना ही बच्चों को कहना चाहूँगा कि दिल से मेहनत कीजिए, आपके लिए नहीं तो आपके माता-पिता के लिए मेहनत कीजिए, इतना ही मोटिवेशन अच्छा है बच्चों के लिए। ठीक, चलिए, तो अब इसके अंतिम फेज की ओर है। वो अंतिम फेज ये है कि आपने टेक्नीशियन में सिलेक्शन लिया, आप एएलपी के वेटिंग में हैं, मतलब अभी रिजल्ट आने वाला है, और निश्चित तौर से आपने एएलपी साइको की भी तैयारी की। अच्छा, एएलपी सीवीटी 1, वो भी सीवीटी 2 साइको, सब आपकी बैचेज़ से किया था, साइको में भी आपकी बैच ली थी भैया मैंने। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि साइको तो आपको आता भी नहीं होगा, ये तो कुछ ज्यादा ही फेंकने लग गया लड़का, तो नहीं, कुछ नहीं, साइको में आपके इतना बारे में। था ही नहीं भैया, वो सब कंप्यूटर गेमिंग की तरह ही था, जब लैपटॉप पे और पीसी पे गेम खेलते हैं, वैसा ही था। उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी और आपको तो सब पता ही था। तो साइको का बैच आपसे ही लिया, आपके ही लेक्चर देखे, इधर-उधर यूट्यूब पे 1-2 लेक्चर देख लिया होंगे कोई सर के, उससे ही कंप्लीट किया है साइको। साइको में ज़्यादा करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ साइको सब प्रैक्टिस का खेल था। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका साइको अच्छा जाएगा। मतलब बिल्कुल जीरो से उठ के अगर कोई हाँ, बच्चा चाहे एएलपी बनना तो वो अपने पास रह सकता है, साइको रह तक। सकता है। साइको तक रह सकता है, आराम से हो जाएगा उसका। लेकिन लड़का पढ़ने वाला चाहिए, वो लड़के के ऊपर भी हाँ, डिपेंड कर रहा है। लड़का अगर मेहनत करने वाला है, तो आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन तो फिर कहने वाले कहते ही रहेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले तो कहते ही रहेंगे कि मेरा नहीं हुआ, आपका बैच लिया। पढ़ना लड़के के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, चेतक जी, आप 93 मार्क्स 100% एक्यूरेसी के साथ 95 मार्क्स और 86 मार्क्स लेके आए, और अभी फाइनली आपको सबसे पहली ज्वाइनिंग टेक्नीशियन के रूप में मिली है। टेक्नीशियन तो के रूप अभी में मिली। अभी आपको कैसा फील होता है? लगभग अप्रोक्सीमेशन में सैलरी कितनी आ जाती है? क्या आप अभी अपनी जॉब से खुश हैं? ठीक है। और आगे आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अगले 2-3 महीने में आने वाला है, 8th पे कमीशन, उसको लेकर एथ पे आपके अंदर कम्युनिकेशन। कितना उत्साह है? और क्या आज आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया अपनी पढ़ाई पे, वो आपको कारगर लग रहा है कि हाँ यार, मैंने सही कर लिया, और आगे एएलपी ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? इन क्वेश्चंस को एक-एक करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, अभी आप अपने घर से लगभग कितनी दूरी पर पोस्टेड हैं, और आप टेक्नीशियन में क्या काम कर रहे हैं? काम अंदर नहीं बताना है, लगभग कैसा काम है? कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो शामिल नहीं है उसमें? आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगता है? छुट्टी-वुट्टी कैसी है? इन सब के बारे में बताइए। एक बात कहना चाहूँगा भैया कि भगवान की कृपा से मेरा जो सिलेक्शन हो गया है, वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वो 40-50 किलोमीटर ही दूर में मुझको पोस्टिंग मिली है। हमारे पास ही डिवीज़न है, तो वही मेरे को पोस्टिंग मिली है और काम का इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है। काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है, हँसते-खेलते काम हो जाता है, ज़्यादा इतना लोड नहीं है। 8 घंटे काम रहता है, 16 घंटे रेस्ट रहता है, तो इतना ज़्यादा कुछ काम करने में एन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है टेक्नीशियन का जॉब करने में भी। तो ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है, काम अच्छे से हो रहा है और सैलरी भी अच्छी खासी मिल मिल जाती है। तो घर के पास जॉब है, इससे बेस्ट तो कुछ हो हाँ, ही नहीं सकता है। घर के पास जॉब है, जिसको घर के पास जॉब लग गई वो मैं समझूँगा कि राजा राजा आदमी है वो। तो घर से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब घर 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 के पास मिल गई तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और अभी घर से ही अप डाउन कर रहे हो, माता-पिता के साथ रहते हाँ, हो, अभी इससे ज़्यादा क्या हाँ, घर से चाहिए? अप डाउन हो जाए। घर वालों को भी अच्छा लगता है कि बच्चा अपने पास ही है, तो जब सिलेक्शन हुआ था मुझे भी बहुत अच्छा लगा, घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा और अभी खुशी का माहौल ही है घर पर। बहुत अच्छी बात है। अब एक सुंदर सी कन्या देख के शादी भी करनी है। चलो ठीक है, हाँ, और हाँ। ये बताइए कि जॉब में छुट्टी-वुट्टी का कैसा इश्यू है, और क्या अभी ट्रेनिंग में हो या पोस्टिंग हो गई है? नहीं,
जॉब में छुट्टी वीकली 1 ऑफ हमको मिल जाता है। संडे को नहीं मिलता, लेकिन वीकली 1 ऑफ हमको मिल जाता है, क्योंकि रेलवे जो है 24 घंटे, तो वो हफ्ते में 1 ऑफ मिल जाता है। और आगे का क्या था भैया? आगे का था जैसे कि छुट्टी मिल जाती है, ये हो हाँ, गया। छुट्टी मिल जाती है। हाँ, इसके अलावा क्वेश्चन मैंने पूछा था, चलो अभी बताता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं पूछ भी के ना कई लोग भूल गया। हाँ, भूल गया वो क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो छुट्टी मिल जाती है, वर्किंग आवर ठीक है, घर से आप हाँ, पहुंचते हैं। हाँ, घर। और इसके अलावा आप बताइए कि जो आपका, हाँ मैंने पूछा था कि आप ट्रेनिंग में हैं या हाँ, हाँ, अभी हाँ। डायरेक्ट हाँ, पोस्टिंग मिल ट्रेनिंग गई में। है? तो आईटीआई के बाद मैंने रेलवे में अप्रेंटिस किया था, तो रेलवे बोर्ड का लेटर निकला हुआ था, जो अप्रेंटिस रेलवे से किए हैं, तो उनको ट्रेनिंग नहीं थी भैया। तो मैं अभी डायरेक्ट पोस्टिंग मिल चुका है मेरे को डायरेक्ट। तो मैं मेरी ट्रेनिंग नहीं होनी थी, तो मैं डायरेक्ट पोस्टिंग ले चुका हूँ अभी। मेरे को डायरेक्ट पोस्टिंग मिल चुकी है। अच्छा, टेक्नीशियन में ऐसा डायरेक्ट। होता है भैया कि जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते, क्योंकि वो 1 साल पहले ही ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उनको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाती है। और जो आईटीआई के बेस पर सिलेक्शन लिए हैं, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है, और जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, हाँ, चलो ज्वाइनिंग मिल गई, मतलब अब हाँ, डायरेक्टली हाँ, सैलरी डायरेक्ट उठाना पोस्टिंग स्टार्ट मिल कर दी गई। हो पूरी। हाँ, डायरेक्ट सैलरी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और ये हो गया। इसके बाद अभी 8th पे कमीशन का माहौल है, तो हाँ, क्या हाँ। मतलब मन में खुशी है कि चलो अच्छे टाइम से जॉब मिल गई, और हाँ, कैसा फील होता है? खुशी तो है। मैंने इसका विचार नहीं किया था मन में कि 8 पे कमीशन लगेगा या सैलरी के लिए जॉब करूँगा। ऐसा मैंने विचार नहीं किया था, लेकिन खुशी तो बहुत है कि 8 पे कमीशन लगेगा, सैलरी बढ़ जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना कि अभी ही आप अपनी सैलरी से बहुत खुश हैं, उसके बाद सैलरी और बढ़ हाँ, जाएगी, तो अच्छी बढ़ बात है। जाएगी। यहाँ हाँ, पर एक मोटिवेशन ये निकल के आता है कि जो अभी लालच कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, कहीं न कहीं उनको सोचने की आवश्यकता है कि सरकार आपके बच्चों को पढ़ाने तक का पैसा देती है। पढ़ाने तक का पैसा देती है। आपके बच्चों को, अरे बच्चे अपने सैलरी मतलब 10th में फीस 300 रुपए होती थी, आज जब हम लोग ट्यूशन ₹300। पढ़ते थे, और हाँ, आज इनको 300 रुपए में 6-6 महीने की तैयारी करवा रहे हैं टीचर्स, और उसके तैयारी करवा रहे बावजूद हैं। भी इनको लगता है कि टीचर लूट रहा है। और आप वो सोच के देखिए। कपड़े अगर आप कहीं कपड़े लेने जाओगे, अगर कोई घर में रिश्तेदार आ जाए, तो उनके खाने-पीने के ऊपर ही 1000-1200 रुपए खर्च हो जाते हैं। कपड़े लेने जाओगे तो 1000-1200 रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे तो मैं तो ये देख ज़्यादा रहा लालच नहीं हूँ करना चाहिए। कि जब ये नौकरी में आएंगे, रेलवे इनके हर बच्चे को करीब पढ़ने का करीब 30 से 30,000 दे 30 है, 30 से 30,000 से 35,000 ऊपर देगा। दे रही है, पहले 27,000 दे देती थी। हाँ, अगर आपके हर बच्चे को, जो आपका प्राइमरी का बच्चा भी होगा, उसको सरकार 30,000 रुपए दे रही है, आपके हर महीने के कितने रुपए होते हैं? 2,500 रुपए। आप अपने 2,500 सरकार से 2,500 रुपए लेना तो चाहते हैं, ले रहे। और अपनी हाँ, पढ़ाई पे आप 250 रुपए खर्च नहीं करना चाहते। तो खर्च कहीं नहीं ना करना कहीं चाहते। ये एक संकुचित मानसिकता है बच्चों की, कि अपनी मानसिक पढ़ाई पे, मैं मानता हूं इस चीज को, कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 2,500 रुपए अपनी पढ़ाई पे खर्च ना कर पाए। जब आप सोच के देखिए, आज आप टेक्नीशियन सेलेक्टेड है, आप अगर आपके बच्चे होंगे तो आपको 5,000 रुपए, करीब करीब 67,000 रुपए अब इस टाइम पे मिलेंगे, दो बच्चों के लगभग। ये चलो हाँ, हाँ। पहले 54 मिलते थे, अब 67 मिलेंगे लगभग। हाँ, हाँ। 67,000 आपको दो बच्चों की पढ़ाई के मिलेंगे 1 साल के अंदर। आप 1 बताइए साल के ऐसा अंदर। कौन सा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में 67,000 रुपए खर्च कर सकता है, या कोई कर रहा हो? कोई भी तैयारी में इतना खर्चा नहीं कर रहा है। खर्चा नहीं दो करेगा, नहीं करेगा तुम कोई भी। तुम सच बताओ, तुमने 2 साल तैयारी की, तुमने कितना खर्चा किया होगा? 2 साल तैयारी में जा तुम हमारे पास रहे, कितना खर्चा हुआ तुम्हारा? ज़्यादा नहीं खर्चा होगा भैया, 2 से ढाई होंगे। वो क्या है, वो 2-3 दिन की कमाई है मेरी, ज़्यादा नहीं। आज तुम्हारी 2-3 दिन की कमाई है, और उस कमाई से भी ना हाँ, लिया जाए तो तुम्हारे बच्चों की 1 महीने की पढ़ाई के पैसे हैं सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार की सरकार तरफ से तुम्हारे बच्चों को 1 महीने की पढ़ाई का उतना पैसा दे देती है, साथ में उतना तुम्हें पे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, मेडिकल मिल रही है। साथ में तुम्हें रेलवे में पास दे रही है। दुनिया भर की फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उसके बावजूद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। वो ना किताबें परचेज करते हैं, ना कोर्सेज परचेज करते हैं। देखो, कोर्स परचेज करना किसी टीचर के लिए नहीं, तुम अपने लिए परचेज करते हो, अपने लिए कर रहे हो। अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार करने के लिए रख रहे हो। हाँ, हाँ। तुम देखो, कोर्स बच्चा परचेज ना करे, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है।
भटकता रहता खुद है। से पढ़ा नहीं जाता भैया, खुद से कभी पढ़ा नहीं जाता। पढ़ेंगे भी तो एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन आराम करेंगे, खुद से नहीं पढ़ा जाता है। तो फिलहाल के लिए आपका राधे राधे, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू, मजा आया आपके साथ। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा कि आप हमारे साथ 60 मिनट, फिर उसके बाद 45 मिनट्स और, यानी कि आप हमारे 2 साथ घंटे 2 एक घंटे हो घंटा गए। 45 मिनट बने रहे, या 1 घंटे 45 मिनट से भी ज्यादा बने रहे, 2 घंटे होने वाले हैं। तो सच में ये 2 काबिले घंटे। तारीफ है, और आपकी ये धैर्य बनाए रखने की जो क्षमता है, यही आपको सफलता तक लेके गई है। और आज हमसे बात की आपने, हमें बहुत खुशी मिली, और हम उम्मीद करेंगे कि आप यहीं नहीं रुकोगे, आगे भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखोगे और अच्छी पोस्ट पे जाइए। आप अच्छे डिपार्टमेंट में हो, जो आपने मेरे साथ शेयर किया है। आप यहाँ ओपन नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने शेयर किया है, बहुत आराम से आप जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन सकते हो, और साथ में आप एएलपी वाला सपना भी पूरा करना चाहो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए अगर और कुछ आपके मन में है तो बोल सकते हो, बाकी इस इंटरव्यू को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो लास्ट भगवान में श्री यही कृष्ण, बोलूँगा भगवान कि श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद बहुत-बहुत है, और आप भी अच्छे से अपनी प्रगति करें, और ऐसे ही बच्चों को गाइड करते रहें। इन बच्चों के और क्वेश्चंस होंगे तो निश्चित तौर से कभी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद लेंगे। लेकिन आज मैंने जो आपको थकाया है, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ वैसे मेहनत करता हूँ, ठीक इसी तरीके से आज तुमसे मेहनत करवाई है मैंने। लेकिन तुम मेहनती बच्चे हो तो शायद तुम्हें थकान ना हो। 1 घंटा 16 मिनट हो चुके हैं, 2 घंटे होने वाले हैं, बिना कुछ खाए पिए, पानी पिए। तो प्लीज माफी चाहूंगा मैं आपसे, और मुझे माफ कीजिएगा कि इतना टाइम मैंने आपका लिया, लेकिन बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है। तो प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करिए, और हमारी तरफ से माफी है कि भई अगर आपको पानी पीने भी नहीं उठने दिया है तो कोई बात नहीं। कोई बात चलिए फिर, नहीं। है चेतक जी, कुछ बोलना है तो हाँ, बोल दीजिए लास्ट में, चलते हैं। लास्ट में यही बोलूँगा कि आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। भगवान की कृपा से, मेरी मेहनत से और आपके गाइडेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपको भी जाते-जाते बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता से हमारी ओर से प्रणाम बोलिएगा। बाकी हाँ भाई। खुशी रहो, सुखी रहो, मस्त एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। माता पिता की सेवा करो, सुंदर सी कन्या लाओ, शादी करो, घर परिवार में माता पिता की सेवा करो, आप भी उनसे भी करवाओ, मस्त एंजॉय करो। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। अगर आप थैंक सभी लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया है तो चेतक पाटिल जी की तरफ से, हमारी तरफ से इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी चेतक पाटिल जी बताएंगे कि अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो निश्चित तौर से आगे आपके इंटरव्यू में आपके साथ दोबारा से आपके सवालों के लिए हाजिर होंगे। और इस बार ये पर्सनल इंटरव्यू था, अगली बार ये आपके साथ लाइव इंटरव्यू होगा। चेतक जी बता दीजिए इनको। हाँ, ये लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि भैया के चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को। तो भैया को भी अच्छा लगता है, वो भी ऐसे इंटरव्यू लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, और पर्सनली हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई तो हमारी बातें सुनता है, तो हमें भी आगे लाइव आने में अच्छा लगेगा। ठीक, टेक केयर, थैंक यू, गुड थैंक यू, नाइट, गुड थैंक यू, नाइट, थैंक गुड यू। नाइट।